गुड इवनिंग क्लास। आप सभी जल्दी से जुड़ जाओ ताकि आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर सकें। जैसा कि आप कह रहे थे बेटा कि विलेन का सर न्यूमेरिकल बताइए, तो आज की क्लास में हम लोग बेटा विलेन के न्यूमेरिकल पे बात करने वाले हैं। तो जितने बच्चे देख रहे हैं वो सभी के सभी एक बार सेशन को शेयर और लाइक कर दो ताकि हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स पे अच्छे से बात कर सके और वो न्यूमेरिकल सभी के पास पहुंच जाए। ठीक है, एक एक करके न्यूमेरिकल पे हम बात करेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे सामने हमारे स्क्रीन पर है। क्या है बेटा कि अगर 20% भार बटे भार जलीय पोटेशियम आयोडाइड का घनत्व कितना है 1.202 ग्राम प्रति ml है, तो पोटेशियम आयोडाइड विलयन की मोलरता तथा मोल अंश की गणना कीजिए। ठीक है, तो एक एक को करके हम लोग यहां पे देखेंगे बेटा लाइन से। ठीक है, तो सबसे पहला आपका दिया हुआ है क्या, मोललता। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, मोललता। ठीक है, तो मोललता बराबर आप सभी जानते हो फॉर्मूला। मोललता बराबर क्या होता है बेटा, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का, मोललता है ना, बटे में विलायक का भार किसमें, केजी में। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले पे हम लोगों को वैल्यू दी हुई है, वो वैल्यू रख के सॉल्व करना है। तो अब देखिए यहां पर इस फॉर्मूले में रखना है, थोड़ा सा यहां पे समझिएगा। दिया हुआ है 20% है पोटेशियम आयोडाइड, तो यहां पे आपको पोटेशियम आयोडाइड दिया हुआ है। पहले आप लिख लो क्या क्या दिया हुआ है। दिया है क्या दिया है बेटा, पोटेशियम आयोडाइड का भार 20% का मतलब 20 ग्राम दे रखा है। ठीक है, अच्छा इसका जलीय विलयन है यानी जल यानी H2O का भार कितना होगा। कोई भी चीज अपना 100% होता है, तो 100 में अगर 20% पोटेशियम आयोडाइड है तो बाकी आपका जो होगा वो कौन होगा, जल होगा। तो ये Ki हो गया और H2O हो गया। ठीक है, और तो यानी Ki मतलब आपको मालूम चल गया, तो पोटेशियम आयोडाइड का भार मिल गया, H2O मिल गया आपको। उसके बाद आपको मिलना है M, पोटेशियम आयोडाइड का अणुभार। तो पोटेशियम का अणुभार होता है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, देखिए Ki आप निकाल लो, Ki का अणुभार तो Ki का अणुभार कितना हो जाएगा, तो पोटेशियम का होता है 39 और आयोडीन का होता है 127। तो 39 प्लस 127 बराबर कितना हो गया, 166। तो अणुभार आ गया आपका 166। निकालना क्या है, मोललता निकालना है। फॉर्मूले पे रखते हैं, आ जाएगा। ठीक है, तो आप फॉर्मूले पे रख के देखिए, इतनी चीजें आपको दी हुई हैं, अब इसी चीज को हमको फॉर्मूले पे रखना है। तो विलेय के मोलों की संख्या है, तो मोलों की संख्या कैसे निकलती है, भार बटे अणुभार। तो भार 20 हो गया बटे में अणुभार, तो अणुभार कितना है 166। ठीक है, विलायक का भार किलोग्राम और ग्राम में है, तो यहां आप ग्राम में रखिए 80 और किलोग्राम है तो ऊपर आप क्या कर दो, ये 1000 से गुणा कर दो। तो जब ग्राम में था तो ये फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया था। अब इसी को सॉल्व कर लो, देखो कितना आता है आपका। तो 20 से 4 बार में कट गया, 20 चौक के 80, 4 से 1000 आपका कितनी बार में कट जाएगा, 250 बार में। यानी आपका कितना आ गया, 250 बटे में 166, और 250 में से 166 से भाग दे दो, आपका जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। मतलब वो आंसर में क्या हो जाएगा, मोललता हो जाएगा। तो आप देख लो यहाँ पे 166 और ये 250, बेटा एक बार जाएगा 166, 4 बचा 14 में से ये 8 हो गया, 84 दशमलव लगाएं 840 हो गया। ठीक है, 5 बार ले जाके देखते हैं एक बार। 6 5 30 को 0 हाथ लगा 3, 6 5 30 3 33 को 3 हाथ लगा 3, 5 5 एकम 5 3 8, 830, 10 बचा
अब छोड़ देते हैं, 1.5। तो ये सॉल्व करने पे कितना आया, 1.5 मोल पर केजी। कितना आ गया, 1.5 मोल पर केजी। तो मोललता समझ में आ गया आप लोगों को, मोललता वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगला निकाला जाए मोलरता, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं मोलरता पे, ठीक है। तो मोलरता जो आपको बी निकालना था, मोलरता, मोलरता। तो मोलरता बराबर क्या होता है बेटा, तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे में यहां पे आपका विलयन का आयतन, विलयन का आयतन होता है किसमें, लीटर में। ये फॉर्मूला होता है। तो अब जो चीज दी हुई थी उसके आधार पर फिर से यहां लिख लें, दिया है क्या क्या दिया था, तो पीछे से हम लोग लिख लेते हैं। तो विलेय का मोल यानी भार दिया हुआ था किसका, KI का, KI का भार दिया हुआ है 20 ग्राम। KI का अणु भार अभी हम लोगों ने निकाला, KI का अणु भार कितना आया था बेटा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं ना, 166 ग्राम, ठीक है। तो भार और ये हो गया। अब यहां आयतन चाहिए, तो आयतन नहीं दिया हुआ है, आपको घनत्व दे रखा है, आपको घनत्व दे रखा है। और घनत्व कितना दिया हुआ था बेटा, तो 1.202 ग्राम पर ml। घनत्व कितना दिया हुआ है, 1.202 ग्राम पर ml, ये दे रखा है। तो घनत्व से हम लोग आयतन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो इसी के आगे हम लिखेंगे क्या, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, कि घनत्व बराबर क्या होता है, भार बटे आयतन। घनत्व बराबर भार बटे आयतन। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा भार बटे में घनत्व, भार बटे में घनत्व। और यहां पर भार देखो ग्राम में लिया हुआ था, तो भार कितना लेंगे हम लोग, हमेशा 100 लेंगे, 100, ठीक। 100 बटा ml कितना, मतलब 100 ये हो गया, बटे में कितना है 1.202, 1.202। तो आयतन कितना आ गया हमारा, इतना ml। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा ये। याद रखिएगा, जब भी किसी प्रश्न में घनत्व दिया हो, तो उस घनत्व से आयतन निकालने के लिए आयतन बराबर भार बटे घनत्व हो जाएगा। और भार हमेशा 100 ग्राम लेंगे हम लोग, 100 ग्राम बटे में आपका ये जो घनत्व दिया होगा, जो भी दिया होगा। तो यहाँ पे 1.20 दिया था, तो ग्राम पर ml था, तो ग्राम से ग्राम कट गया, खाली क्या बचा, ml। अब इसी वैल्यू को फॉर्मूले में रख दो, इसी चीज को फॉर्मूले में रख के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर कैपिटल M निकालना है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, तो वो आप जानते हो, दिया गया भार बटे में अणु भार, घनत्व। तो घनत्व कितना आया है, 100 बटे में 1.202 है, तो ये 1.202 ऊपर चला गया। और ये वैल्यू ml में थी और यहां लीटर में था। तो जब लीटर वाला होता है बेटा, ml वाला होता है, तो आप जानते हो कि इसमें 1000 से गुणा हो जाता है। बात क्लियर है। अब इसी को सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लें तो 1000 से इसमें सीधे गुणा कर देंगे, तो तीनों जीरो कट जाएगा, 20 से इसको काट दे रहे हैं 5 बार में, ठीक। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 1202 बटे में, इसका भी गुणा कर ही लेते हैं, 1202 166 गुणे 5, 166 गुणे
5, 6 5 30 को 0 हाथ लगा 3, 6 5 30, 3 33 को 3 हाथ लगा 3, 5 एकम 5 3 8, 830। 1202 बटे में कितना हो गया 830। अब 830 से इसमें भाग दे दो, तो या तो डायरेक्ट भाग दे दो या तो थोड़ा बहुत छोटा करना चाहते हो सॉल्व करके तो वो कर लो। अगर छोटा करोगे तो कितना आ जाएगा 601 बटे में 415। 2 से काट दिया, तो 2 से जब काटोगे तो ये 601 बार में जाएगा और ये 415। अब 415 से सीधे 601 में भाग दे दो। 415 से सीधे क्या करो 601 में भाग दे दो। तो जब जैसे ही भाग दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, देखो 415 और ये आपका 601, तो एक बार गया 415 आ गया, कितना बचा 11 में से 5 गया 6, 9 में से 1 गया 8 और 1 186 दशमलव 0 लगाया। अब कितनी बार जाएगा 4 बार। 5 चौके 20 को 0 हाथ लगा 2, 4 एकम 4 2 6, 4 चौके 16, 0 0 2, 200 हो गया। 0 लगा दिया, एक बार और ले जाके देख लेते हैं। अब कितनी बार जाएगा, तो फिर 4 ही बार जाएगा, तो 4 बार फिर ले जाएंगे तो 1660 आएगा। 1660 का 0, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4 और 1, नहीं ज्यादा चला जाएगा, सॉरी 1 नहीं बचेगा ना, 440 बचा। तो 440 यानी ज्यादा हो रहा है ना, तो कितनी बार ले जा सकते हैं बेटा इसको हम 5 बार ले जा सकते हैं। 1.45 कितनी बार जाएगा 1.45। तो जैसे ही आप 1.45 बार ले जाओगे 50 25 को 5 हाथ लगा दो, 5 एकम 5 2 7 और 5 चौके 20। कहाँ गड़बड़ हो रहा है भाई, ये तो सही है ना। देखो 4 से गया 20, 4 एकम 4 2 6 हो गया, 4 चौके 16, ठीक है 0 बचा, 6 में से गया 0, 2 बचा, 0 आ गया। अब अगर हम 5 से ले जा रहे हैं तो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 ही से ले जाएंगे, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 4 5 20 को 0 हाथ लगा 2, 4 एकम 4 2 6 और 4 चौके 16, 1660 तो 0 हो गया। 10 में से 6 गया 4, 10 में से 9 में से 6 गया 3 और ये अच्छा 340 आएगा ना, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था थोड़ा सा, ठीक है। तो 1.44 कितनी बार जाएगा बेटा 1.44, 1.44 क्या मोल प्रति लीटर। यहां पे यूनिट क्या हो जाएगी मोल प्रति लीटर। क्लियर है। अगर प्रश्न में घनत्व दिया हो और मोलरता निकालना है तो ये वाला फार्मूला याद रखेंगे कि घनत्व से आयतन कैसे निकालते हैं, तो भार बटा घनत्व हो जाता है। भार हमेशा 100 ग्राम लेंगे, बटे में आपका जो घनत्व की वैल्यू दी रहेगी वो रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चाहो तो आप यहीं पे सॉल्व कर लो या फिर इसी वैल्यू को उठा के डायरेक्ट यहां पे रख दो। क्लियर है, कोई दिक्कत। चल इसके बाद क्या पूछा हुआ था बेटा प्रश्न में, इसके बाद मोल अंश पूछ रहा था। इसके बाद क्या पूछ रहा था कि मोल अंश की गणना कीजिए। किसकी गणना करना है, मोल अंश की। तो मोल अंश की गणना करना है तो मोल अंश का फॉर्मूला हम जानते हैं, मोल अंश बराबर मोल अंश, मोल अंश बराबर क्या होता है, सी वाला लगा रहे हैं ना, मोल अंश बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, यही होता है। तो हम लोग निकाल लेते हैं, पहले विलेय का मोल निकाल लें, फिर विलायक का मोल निकाल लें, फिर रख दें। तो विलेय में आपका क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड के मोल, पोटेशियम आयोडाइड के मोल बराबर क्या था 20 बटे में 166।
ठीक है, और 20 बटे में 166 करेंगे, जो आएगा वो आंसर, या फिर वहीं पे रख के हम लोग हल कर लेंगे। अच्छा, दूसरा किसमें घोला गया था बेटा? जल में। तो जल के मोलों की संख्या, जल के मोल, जल के मोल, जल के मोल कितने हो जाएंगे बेटा? तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब जल के मोल जब आप निकालोगे तो जल का जब भी होगा तो वो जल का मोल 1000 में होगा। कितने में होगा? 1000 में बटे 18, 1000 बटे 18 करेंगे, क्योंकि लीटर में है ना, मोल पर लीटर, जल पूरा लीटर में था। तो 18 से 1000 में आप भाग दे दोगे तो कितनी बार जाता है बेटा? 55.55। कितना आता है? 55.55। इसका आ गया 55.55। यहाँ पे इसका भी निकाल ही लेते हैं, ठीक है, इसका भी निकाल ही लेते हैं। तो 20 में 166, 20 में 166, तो दशमलव एक बार गया, 4 3 34 बचा, एक बार में 34 बचा, फिर जीरो, फिर आपका क्या हो जाएगा? जीरो बढ़ेगा। आप कितनी में जाएगा? 16 दूनी 32, दो वाले जाके रिस्क लेते हैं। 6 दूनी 12, 2 हाथ लगा 1, 6 दूनी 12, 1 13, 3 हाथ लगा 1, 2 एकम 2, 8 बचा, ठीक है, 0.12, कितना आ रहा है? 0.12। तो इसका कितना मोल हो रहा है? 0.12 मोल। तो पोटेशियम का मोल पता चल गया और जल का मोल पता चल गया। अब इन मोल को बस इसी फॉर्मूले पे रख दो, तो KI का मोल अंश आ जाएगा। आपको मोल अंश निकालना है किसका? KI का। तो KI का मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा? तो 0.12 बटे में 55.55 प्लस 0.12, और जैसे ही निकालेंगे 0.12 बटे में कितना हो जाएगा? 55.67। अब दोनों देखो दशमलव दो दो अंक पे हैं, तो दशमलव हट गया, ये हो गया 12 बटे 55 67। 12 बटे कितना हो गया? 55 67। और जल्दी से आप सभी बेटा इसका भाग देके बताओ कितना आएगा। 12 में 5567 से भाग देने पर कितना आ रहा है? जल्दी से रिप्लाई करो, जल्दी से रिप्लाई करिए सभी, कितना आ रहा है? कितना आ रहा बेटा? तो 0.002, कितना आएगा? 0.002 भाग दे के आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। तो पहले ही प्रश्न में हम लोगों ने एक साथ 3 चीजों को सॉल्व कर लिया, मोलरता, मोललता, मोलंस, जिस पे नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं हमारा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो निम्नलिखित प्रत्येक विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब 2 क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, प्रश्न नंबर 2 में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं कि ये जो 2 अलग अलग विलयन हैं इनकी आपको मोलरता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वाले की मोलरता देख ले बेटा। तो मोलरता का फॉर्मूला आप जानते हो, ठीक है। सबसे पहले वाले की मोलरता देख लें। तो मोलरता कैपिटल M बराबर आप जानते हो छोटा वाला W 1000 बटे में छोटा वाला m, और आयतन किस में? ml में। आयतन किस में रहता है? ml में। और बेसिकली यहाँ पे लीटर दिया हुआ है तो हमको ये लीटर में ही रख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में ही लीटर में दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में देखो जो वैल्यू दी हुई है 4.3 लीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं? छोटा वाला W ऐसे W बटे में m गुणे v, और ये वाला v किस में लेना है हम लोगों को? लीटर में, ठीक है। अच्छा अब वैल्यू रखनी है बेटा। तो W दिया हुआ है 30 ग्राम, तो यहाँ पे हमने रख लिया 30, यहाँ पे हमने क्या रख लिया? 30 रख लिया, बटे में
एम। एम अणु भार, किसका अणु भार निकालना है हमको? इस पूरे का अणु भार निकालना है। किसका अणु भार निकालना है? इस पूरे का। किसका? ये कोबाल्ट NO3 का ट्वाइस डॉट 6H2। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है बेटा कि जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें अणु भार कुछ क्वेश्चन में दिए रहते हैं, कुछ में नहीं दिए रहते हैं। जैसे कि इसमें नहीं दिया है तो आपको कोबाल्ट का भार पता होना चाहिए, तभी आप अणु भार निकाल पाओगे। क्योंकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का तो मालूम है। कितने लोगों को कोबाल्ट का भार मालूम है? कोबाल्ट का भार, क्योंकि भार नहीं पता रहेगा तो नहीं निकाल पाएंगे। तो कोबाल्ट का भार ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। तो कोबाल्ट का कितना होता है मैं यहां बता दूं आपको, 59 होता है। प्लस 2 नाइट्रोजन है, देखो इसका गुणा हो जाता है तो 2 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का कितना होता है? एक परमाणु क्रमांक 7, भार 14 हो जाएगा। तो 2 गुणे 14 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? तो 3 दूनी 6 यहां पर है, 6 यहां पर है, यानी 12 गुणे कितना हो गया? ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस 12 गुणे 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, टोटल 12 हाइड्रोजन है। अब इसको जोड़ लो, कितना आ रहा है बेटा? तो पहले तो ये हो गया 59 प्लस 28 प्लस 16 दूनी 32 को 2 हाथ लगा 3, 16 एकम 16, 3 19, 192 प्लस 12। अब सारा जोड़ दो, 2 2 4 9 4 13 13 7 20 1 21 को 1 हाथ लगा 2 3 9 3 12 12 2 14 14 5 19 को 9 हाथ लगा 1 1 1 2 291। तो भार कितना आ गया? 291। तो यही 291 उठा के यहां रख दीजिए, आपने रख दिया ये 291। वॉल्यूम दे रखा है कितना? 4.3 लीटर। तो लीटर दिया है तो ml में बदलने की कोई जरूरत नहीं है, ये हो गया 4.3 लीटर। सॉल्व कर लो जो हो जाएगा आंसर। तो इसको हम अगर ऐसे लिख दे बेटा, 300 बटे में 291 गुणे 43, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखो ये 4.3 था, तो इस 4.3 का दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे मैंने क्या किया है बेटा? 10 से गुणा कर दिया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? रिप्लाई करते हुए चलेंगे सभी ना, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हो गया। अब सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा आपको? देखो कुछ कटने वाला दिख रहा है? दिख रहा है, ये कट जाएगा। 300 और 291 आपस में कट जाएंगे। कैसे कटेंगे बेटा? तो 3 से ये कटेगा 100 बार में, और ये कटेगा 3 9 27 और 3 7 21। कट गया? अब नहीं कटेगा, तो अब क्या कर लेते हैं? अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि आपस में इनका गुणा करें और फिर 100 में भाग दे दें। तो ये तो रह गया 100 बटे में, देखो गुणा भाग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए न्यूमेरिकल को आप लोगों को आराम से लगाना होगा, ठीक है बेटा, और प्रैक्टिस जरूरी है। तो 43 गुणे 97, 43 गुणे 97। तो जैसे ही आप 97 में 43 का गुणा करते हो तो देखो कितना आता है, 97 हो गया और ये हो गया 43, ठीक है। 7 3 21 2 9 3 27 2, ठीक है। 7 चौक 28 को 8 हाथ लगा 2, 4 9 36 2 38, ये 1 8 8 16 1 17 को 7 हाथ लगा 1, 8 2 10 1 11 को 1 हाथ लगा 1 4, 41 71। तो ये हो गया बेटा आपका 41 71। अब 100 में 41 71 से आपको देना है भाग। 100 में क्या करना है? 41 71 से देना है भाग। तो भाग देख के बताइए कितना आ रहा है। 100 में 41 71 से भाग दीजिए और बताइए कितना आ रहा है। इतना तो कर ही सकते हैं, बाकी सारी चीजें मैंने कर ही दी हैं। 100 में 41 71 से भाग देके जल्दी से बताइए कितना आ रहा है बेटा, जल्दी से सभी जितने बच्चे देख रहे हैं।
जल्दी से कितना आएगा, यह आएगा बेटा 0.0239। कितना आएगा 0.0239 क्या मोलरता है, तो m मोलरता है। तो आप कैपिटल N लिख सकते हैं, या m नहीं लिखना चाहते हो तो आप क्या लिख सकते हो बेटा, मोल पर लीटर। तो ये आपका साइड वर्क हो गया और ये आपका मेन वर्क हो गया। आपको खाली काम पेपर में, बोर्ड के पेपर में खाली इतना लिखना है, बोर्ड के पेपर में खाली इतना लिखना है, और वो तो आप बगल में कैलकुलेट कर रहे हो रफ वर्क, तो खाली इतना ही करने से नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये तब कर पाओगे जब आपको ये पता हो। तो ये आप यहां से आपको पता होना चाहिए कि कोबाल्ट का 59 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, और ये 2 है तो इसका गुणा हो जाएगा। इसलिए वाला क्वेश्चन समझा रहा कि कैसे गुणा करके यहां पे आप अणु भार निकाल लोगे। ठीक है, चलिए इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि 30 ml 0.5 m H2SO4 को 5 ml तनु करने पर उसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान सुनिएगा। इस क्वेश्चन में एक सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, इस क्वेश्चन के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, तनुता का समीकरण जिसको हम लोग कहते हैं। जो दूसरा वाला प्रश्न था उसको सॉल्व करने के लिए बेटा लगता है तनुता का समीकरण। अब ये तनुता का समीकरण क्या है, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा, बचपन में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। तनुता का समीकरण में क्या होता है, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। M1 और V1 बराबर होते हैं M2 और V2 के। अब क्वेश्चन में आपको देखो M1 दे रखा है, V1 दे रखा है और V2 दे रखा है और M2 पूछ रहा है, और M1 V1 और V2 कितना दिया है तो देख लेते हैं। 30 ml 0.5, ये 30 ml दिया है, ये 0.5 दिया है, और कितने में घोलना है बेटा, 500 में। मतलब कितने में घोलना नहीं, कितना बना देना है, 30 ml का 500 ml बनाना है। 30 ml का कितना बनाना है, 500 ml। ये लिख लिया, इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। फॉर्मूला हमारे पास है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब उसी फॉर्मूले पे रख दो, तो जैसे ही मान रखोगे M2 निकालना है तो M2 एक तरफ रख लिया, M2 एक तरफ कर लिया, और क्या हो गया हमारे पास M1V1 अपॉन में V2, और M1 कितना है 0.5, 0.5, V1 कितना है 30, और V2 कितना है बेटा 500। V2 कितना है 500। सॉल्व कर लो, देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 0.5 है तो 5 से जब हम 50 काटेंगे तो कुछ हमारे पास ऐसा बचेगा, 0.1 गुणे 3 बटे में 10। ठीक, इसका आपस में गुणा हो गया तो ये हो गया 0.3 बटे में 10, और ये हो गया आपका कितना 0.03, यानी M2 जो है वो कितना हो गया, इतना मोल पर लीटर। दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए जो M2 आ गया, मोलरता आ गया, वो कितना आ गया 0.03 मोल प्रति लीटर। बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यानी जब भी अगर आपको प्रश्न में ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हो कि इतना ml है कोई चीज, यानी H2SO4 हमारे पास 0.5 m है 30 ml में, अगर हमको उसको 5 ml तक तनु करना है तो क्या करना होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा बेटा, ये वाला M1V1 इज इक्वल टू M2V2, जहां M1V1 पहले की होगी, M1 आपका जितना है और M2 जितना होगा, V1 पहले जितना आयतन था, V2 बाद में जितना आयतन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारे सामने है कि यूरिया के 0.25 मोलर, 2.5 किलोग्राम जली विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया का द्रव्यमान की गणना कीजिए। कि हमको कितने ग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी जिससे कि यह विलयन हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसमें आपको क्या करना है, मोललता वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो मोललता पे हम लोगों ने किया हुआ है क्वेश्चन। तो ये वाला जो प्रश्न है, ये वाला प्रश्न आपका होमवर्क, प्रश्न संख्या 3 आपका होमवर्क है। आप लोग कहते हैं ना सर होमवर्क भी दिया करिए, तो प्रश्न संख्या 3 जो है ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आप लोग करके बताओगे। ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों को करके बताना है। कोई दिक्कत नहीं किसी को? जल्दी से रिप्लाई करिएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये प्रश्न आपका होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सड़े हुए अंडे जैसी गंध, सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस कौन है बेटा? H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता कितनी है? 0.195 m हो, 0.195 m हो, तो हेनरी स्थिरांक या हेनरी नियतांक की गणना कीजिए। अब यहां पर आपको सबसे पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि यहां फॉर्मूला कौन सा लगाना है। यहां पे फॉर्मूला कौन सा लगाना है? तो हेनरी नियतांक की गणना करनी है। तो हेनरी नियतांक की गणना करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना होगा बेटा? हेनरी ने बताया था कि प्रेशर जो होता है, यानी जो दाब होता है, वाष्प दाब, वो समानुपाती होता है किसके? गैस के मोल प्रभाज के। और उसी समानुपाती का चिन्ह जब हम लोगों ने हटाया था तो वहां पे हम लोगों ने नियतांक लगाया था, और उस नियतांक को हम लोग क्या कहते हैं? हेनरी नियतांक कहते हैं। तो यानी जो हेनरी नियतांक है उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू KH और मोल प्रभाज चाहिए हमको किसका? H2S का। H2S का मोल प्रभाज चाहिए। तो H2S का मोल प्रभाज आपको निकालना है, और H2S के मोल प्रभाज में H2S का मोल दिया हुआ है कि H2S का मोल कितना है? 0.195। तो पहले तो इसका मोल प्रभाज निकाल लो आप लोग, H2S। ठीक है, मोल प्रभाज देखो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, और हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? मोल प्रभाज निकालेंगे किसका? H2S का। तो मोल प्रभाज H2S का निकालने के लिए क्या होगा? N ऑफ H2S अपॉन में N ऑफ H2S प्लस N ऑफ H2O। ठीक है, और यहां से देखो N ऑफ H2S आपको दिया हुआ है 0.195 दिया हुआ है, 0.195 बटे में, तो यहां भी आपका कितना हो जाएगा? 0.195 प्लस N ऑफ H2O। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले वाले पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था कि जब अगर प्रश्न में जल का मोलरता नहीं दी, जल के मोल के बारे में नहीं दिया है कि कितने ml में मिलाया गया, मतलब उसका 1000 में है, 1000 में जल घुला हुआ है, तो 1000 में जो जल का मोल होता है वो कितना होता है बेटा? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले लिखा था 55.55। इसीलिए मैं फिर से निकाल के नहीं बता रहा हूं, कितना होता है? 55.55। ये चीज अभी हम लोगों ने देखा। अब इसको जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 0.195 बटे में, इसको जोड़ दो तो 55.5, 9 5 14 को 4 हाथ लगा 1, थोड़ा सा दूर हो गया, 5 9 5 14 को 4 हाथ लगा 1, और 1 1 2,
सॉरी 1 1 2 नहीं, उल्टा हो जा रहा है। 5 9 5 14 को 4, हाथ लगा 1, 5 1 6 1 7, 55.745 कितना हो गया बेटा? 55.745। और ये 55.745 को जब आप सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा? 0.195 में 55.745 से भाग दे के बताओ कितना आ रहा है? 0.195 में 55.745 से भाग दो और बताओ कितना आ रहा है? जल्दी से जल्दी बताइए कितना आ रहा है बेटा? कितना आएगा बेटा? तो आ रहा है आपका ये कितना? 0.0035। कितने के आसपास आएगा? 0.0035। ठीक है, अब आपने ये निकाल लिया। प्रेशर आपको बोल रखा है एसटीपी पर है, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो अब हेनरी नियतांक निकालना है, यानी KH बराबर क्या हो जाएगा आपका? देखो KH बराबर हो जाएगा P बटे में KH2S। मोल प्रभाज किसका? H2S का। और दाब एसटीपी पर जो दाब होता है वो अगर हम एटीएम में लें तो 1 एटीएम होगा, वो एनटीपी पर होता है। बार में ले तो 987 हो जाता है। तो आप दोनों में से कोई वैल्यू रख के ले लो, बस आपका यूनिट चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने 987 लिया और ये कितना है? 0.0035। ये जो है ये आपका बार में, ये किसमें? बार, इतना बार आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, कितना आएगा? तो देखो 1 2 3 4 0 है, मतलब 4 प्लेस पे दशमलव है, ऊपर 3 प्लेस पे है, तो ऊपर हो जाएगा 9 8 7 0 और नीचे क्या बचेगा आपका? 35। 4 प्लेस काटा तो नीचे और ऊपर दोनों में 3 प्लेस तो ऐसे ही हट गया, 1 प्लेस का बचा रहेगा तो ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो अब 35 से भाग दे दो, तो 35 दूनी हो गया 70, ऐसे ले लेते हैं, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। 9 8 7 0 35 से, तो 35 दूनी हो गया 70, 70 हुआ तो बचा 2 8 28 और ये हो गया इतना। अब कितनी बार जाएगा? 8 3 के 24, 8 5 40, 8 वाले जाते हैं तो 8 5 40 को 0 हाथ लगा 4, 8 3 के 24 4 28, 24 4 28, कितना बचा? 7, ये 0 आया 2 बार गया, यानी 282 बार। अब वही एटीएम में लेते तो 1 बटे में आपका 0.35 लेना होता, 0.0035, तो वो जो आंसर आता वो आपका एटीएम में आ रहा होता। वो आंसर किस में आ रहा होता? एटीएम में। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां पर? हेनरी नियतांक पूछा था, तो हेनरी नियतांक बताने के लिए प्रेशर पहले से बोल रखा था कि एसटीपी पर इतने भी लेता है उसकी, यानी उसके मोल की संख्या दे रखी है, कितने मोल है उसका? 0.195 मोल है H2S के 1000 ग्राम में, तो मोल हो गया वहां से। अब एसटीपी था तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे अगर हम बार में लेते हैं तो 0.987 लेंगे और अगर एटीएम में लेते हैं तो 1 लेंगे, तो फिर 1/0.035 लेके आप भाग दे सकते हो, तो वो आंसर आपका एटीएम में आएगा। ठीक है, तो वो भी लगभग इसी के आसपास में रहेगा, क्योंकि 0.987 और 1 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस अंतर यूनिट का आएगा कि ये आपका बार में और वहां पे जो थोड़ा सा अंतर आ रहा होगा वो एटीएम में आएगा। क्लियर है? एक बार आप सभी एटीएम वाला कैलकुलेट करके इसका भी आंसर मुझे भेजोगे। एक तो जो आपका होमवर्क था वो तो था ही, एक इसका आप आंसर एटीएम में कैलकुलेट करके मुझे भेजो। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो पिछला प्रश्न हो गया। अब इस प्रश्न पे ध्यान देते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है बेटा कि 298 केल्विन
देखो क्या कह रहा है, 298 केल्विन पर जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, 298 केल्विन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान दिया हुआ बेटा, हेनरी स्थिरांक का मान दिया हुआ है। कितना दे रखा है, 1.67 गुणे 10 के घाते 8 पास्कल में। किसमें दे रखा है, पास्कल में। कह रहा है कि 500 ml सोडा जल 2.5 एटीएम दाब पर बंद किया गया। 500 ml सोडा जल 2.5 एटीएम दाब पर बंद किया गया तो 298 केल्विन ताप पर घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की गणना कीजिए। मतलब उस समय जो कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ है उसकी कितनी मात्रा उसमें उपस्थित है वो आपको इस प्रश्न में बताना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे इसके सॉल्यूशन को। इसमें 2-3 स्टेप में काम करना है। सबसे पहले तो हेनरी नियतांक दे रखा है तो फॉर्मूला हम जानते हैं बेटा, P बराबर KH CO2। जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, हेनरी नियतांक और मोल प्रभाज के। किसके मोल प्रभाज के, तो कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल प्रभाज के बराबर होगा। तो यहां से जो हमको मोल प्रभाज का पहले फॉर्मूला मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, पास्कल बटे में KH, पास्कल बटे में KH आपका हेनरी नियतांक और P आपका क्या है, प्रेशर। अब जैसा कि आप देख रहे हो प्रश्न में दिया हुआ है तो ये तो फॉर्मूला हमको यूज करना है। इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखो ऐसे ये फॉर्मूला हमको यूज करना है पहले कि मोल प्रभाज कार्बन डाइऑक्साइड का हम यहां से कैसे निकालेंगे, दाब बटे में हेनरी नियतांक, ये रख देंगे, मिल जाएगा। तो अब देखो प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया है, क्या दिया है बेटा, कि जो हेनरी नियतांक है KH, हेनरी नियतांक का मान दिया है 1.67 गुणे 10 के घाते 8 पास्कल। और कितने दाब पर पूछ रहा है, तो देखो यहां पे दाब दिया हुआ है, कितने दाब पर पूछ रहा है, 2.5 एटीएम के दाब पर, 2.5 एटीएम के दाब पर। तो KH और P का मान है, यहां पर रखेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान क्या देना है आपको कि यहां पर जो KH है वो आपका पास्कल में है और ये किस में, एटीएम में। तो हमको ये बात पता होनी चाहिए, इसको मैं यहां अलग से नोट में लिख दे रहा हूं। यहां देखिए नोट में आप अलग से याद रख लीजिएगा क्या, कि 1 पास्कल जो होता है बेटा वो 10 के घाते 5 एटीएम के बराबर होता है। 1 पास्कल में कितने एटीएम होते हैं, 10 के घाते 5 एटीएम। तो इस पास्कल को हमको एटीएम में बदलना होगा, तो इसमें क्या करेंगे, 10 के घाते 5 से भाग दे देंगे। तो ये एटीएम में इसका मान कितना हो जाएगा, तो 1.67 गुणे 10 के घाते 3 एटीएम। 10 के घाते 3 एटीएम कैसे आया, तो पास्कल को जब आप एटीएम में बदलोगे, पास्कल को जब आप एटीएम में बदलोगे तो क्या करना होगा आपको, इसमें 10 के घाते 5 से भाग दे देंगे। क्यों, क्योंकि 1 पास्कल और एटीएम कितने के बराबर होता है, तो 10 के घाते 5 के बराबर होता है। क्लियर है, चलिए तो यही मान अब यहां पे रख के इसको हम हल कर लेंगे। यहां पर देखो, यहां पर पास्कल का मान रखा, पास्कल कितना दिया हुआ था, सॉरी प्रेशर कितना दिया हुआ था, 2.5 और KH कितना आया बेटा हमारा, 1.67 गुणे 10 के घाते 3। अब इसी को हल कर लो, तो देखो ये 2.5 है, ये 1.67 है। थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको लिख लेंगे 250 बटे में 167 और ये 10 के घाते 3 ऊपर जाएगा तो 10 के घाते -3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो कैसे किया गया, ये 2.5 था, ये 1.67 है, नीचे 2 प्लेस पे दशमलव है
और ऊपर 1 पे, तो ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर 250 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 167। अब 167 से 250 काट दो तो 1 दशमलव समथिंग आएगा। तो कितना समथिंग आएगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो 250 और 167 एक बार ले गए 167 3 8 83 आया, दशमलव लगाया 0। 4 बार ले जाते हैं अब, 7 चौक 28, 2 6 चौके 24, 2 26 को 6 हाथ लगा दो, 4 कम 4 2 6, 10 में से 8 गया 2, 12 में से गया 6, 7 में से गया 162, मतलब 1.4 और आगे ले जा सकते हैं बट दशमलव के 1 अंक तक ही ले जाते हैं। तो यहां पर देखिएगा ये कितना आ गया 1.4। इसको हल करने पर तो हमको क्या मिला, यहां देखिएगा इसके आगे हमको क्या मिला बेटा, मोल प्रभाज किसका कितना आया 1.4 गुणे 10 के घाते -3। मोल प्रभाज आ गया। मोल प्रभाज का मान यहां से इसको हल करने पे कितना आया 1.4 गुणे 10 के घाते -3। अब हम जानते हैं क्या कि मोल प्रभाज जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का या किसी का भी मोल प्रभाज वो कैसे निकालते हैं, तो N ऑफ CO2 अपॉन में N ऑफ CO2 प्लस N किसका है, सोडा जल किसमें घोला गया है, जल में, तो किसके मोलों की संख्या हो जाएगी, जल के मोलों की संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या जल के, और ये तनु विलयन है, कैसा विलयन है, तनु विलयन है। तो यहां पे जो N ऑफ CO2 यानी जल के मोलों की संख्या ये वाला होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, या इसको निग्लेक्ट मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो यही हम क्या लिखेंगे यहां पर, इसको NCO2 बटे में NH2O, कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या और जल के मोलों की संख्या। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल तो हमको निकालने हैं, जल के मोल कैसे पता चलेंगे, तो दिया हुआ है देखो कितने में, 500 ml में जल को घोला गया है, कितने में घोला गया है 500 ml में। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अगर 1000 ml है तो उसमें जो जल का मोल होता है वो कितना होता है बेटा, 55.55। ये मैंने पिछले प्रश्न में बता रखे हैं कि अगर 1000 ml है या 1 लीटर की बात हो रही होगी तो उसमें जल के मोल कितने होते हैं, 55.55। तो यहां पर कितने हैं, 500 ml है, तो 500 के लिए क्या करेंगे, बटे में 2 कर दें। मैं डायरेक्ट मान वहां पे रखूंगा, इसीलिए यहाँ पे किनारे में आपको निकाल के समझा दे रहा हूं। तो यहां करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 27.77 इतना ही आएगा। ठीक, 27.77। अभी आगे बढ़ता जाएगा तो हमको 500 ml जल के मोल, 500 ml जल के मोल, 500 ml दिया था तो 500 ml जल का मोल कितना हो जाएगा, 27.77। तो अब यहां पर देखो, यहां से आप क्या निकालोगे, NCO2, क्या निकालोगे, NCO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या। अब क्यों निकाला जा रहा है वो अभी आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, तो काई CO2 इंटू NH2O, और काई CO2 निकाला 1.4 गुणे 10 के घाते -3 और NH2O कितना है 27.77। ठीक है, तो जैसे ही आप मोल निकाल रहे होगे तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर मोल ऑफ CO2, जल कार्बन डाइऑक्साइड के मोल बराबर कितना हो जाएगा, तो 1.4 गुणे 10 के घाते -3 गुणे 27.77।
ठीक है। अब इसका आपस में गुणा करो तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल मिल जाएगा हमको। तो कितना हो जाएगा 27.77 में 1.4 से गुणा कर लें। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30 को 0 हाथ लगा 3, 7 चौक 28, 2 30 3 का 31 को 1 हाथ लगा 3, 4 दूनी 8, 3 11, 7 7 7 2 8 7 8 8 3 और 3 प्लेस पे दशमलव, तो यहाँ पे 3 प्लेस पे दशमलव लगा देंगे। तो ये कितना आ गया, मोल कितना आ गया बेटा 38.878, 38.878, ये क्या आ गया मोल। और प्रश्न में पूछा क्या था, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में पूछा क्या था, तो ताप पर घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है कि कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। तो अब हमको अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मोल मिल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल हैं 38.878 गुणे 10⁻³ इतने मोल हैं। तो जब मोल पता चल गया तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं, यहां इसके बाद लिखोगे हम जानते हैं क्या जानते हैं बेटा, मोल बराबर दिया गया भार बटे में अणु भार, दिया गया भार बटे में क्या अणु भार। और किसका अणु भार, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। तो दिया गया भार बराबर यानी भार कितना हो जाएगा, यानी आप ऐसे लिख लो कि जो W छोटा वाला W दिया गया भार को हम लोग छोटा W कहते हैं। किसका छोटा W, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये कितना हो जाएगा, तो मोल किसका मोल, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल गुणे अणु भार। किसका अणु भार बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आपको मोल तो आप लोगों ने निकाल लिया है, मोल निकाला हुआ है कितना, इसको हम कितना लिख सकते, देखो 38.878 गुणे 10⁻³ है। अगर हम ये पूरा इधर कर ले तो इसको हम इतना लिख सकते हैं 0. यहीं पे मैं आपको समझा दूं पहले थोड़ा सा, इसको अगर हम लगभग में लिखें तो इसको हम लगभग में देखो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.03878 इतना लिख सकते हैं। और 0.38878 को लगभग में हम क्या लिख सकते हैं, इसको हटा दे रहे हैं, लगभग में हम क्या लिख सकते हैं बेटा 0.04। लगभग में मैंने कितना लिख दिया इसको 0.04 मोल। तो यहां पे ये हो गया 0.04 और कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भार की बात है तो CO2 का अणु भार कितना होगा, तो कार्बन का 12 होता है प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32 और 12 यानी 44 हो गया, 32 12 44 हो गया, इतना गुणे 44 आप गुणा कर दो। और जैसे ही 44 में 0.04 का आप गुणा करोगे कितना आएगा, 4 चौके 16 को 6 हाथ लगा 1, 4 चौके 16 और 1 17, 2 प्लेस पे दशमलव है लगा दिया 1.76 यानी कितना आएगा 1.76 ग्राम। यानी कितनी मात्रा होगी किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो 1.76 ग्राम। हाँ, हो सकता है कि अगर आप बुक से देख के करो तो बुक से देख के करने में ये जो 1.76 ग्राम आया है इसके मान में थोड़ा सा डिफरेंस आए, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आए। क्यों अंतर आएगा बेटा मान में, तो मैं बताऊं आपको, यहां समझो। यहां पे जो मैंने पास्कल का सीधे मान रखा था 10⁵5, तो वो एक्यूरेट मान जो होता है वो 1.0 समथिंग होता है, तो वो 1.0 समथिंग गुणे 10⁵5 होता है। तो उसको रख के करेंगे तो ये जो 1.67 है इसका मान थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन आप पास्कल का मान एटीएम में याद रखेंगे कि 10⁵5 एटीएम होता है 1 पास्कल में, तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, जो आपका आंसर रहेगा वो लगभग में बराबर रहेगा,
ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ था, तो हेनरी नियतांक दिया हुआ था, उसके बाद कहा गया था कि 500 सोडा जल में 2.5 एटीएम दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड को रखा, दबाकर मतलब प्रेशराइज करके रखा गया है, तो उस पे उसकी कितनी मात्रा होगी वो बतानी थी आपको। तो आपने यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल प्रभावी निकाल लेंगे। देखो सबसे पहला काम हमको क्या करना था इस प्रश्न में, मोल प्रभावी निकाल लेना था। और जैसे ही आपने मोल प्रभावी निकाल लिया, फिर आपको क्या करना था, मोल प्रभाव से मोल की संख्या निकाल लेनी थी। ठीक है, मोल प्रभाव से फिर क्या कर लेना था, आपको मोल की संख्या निकाल लेनी थी कि कितने मोल उपस्थित हैं। तो हमने फिर कितने मोल है वो निकाल लिया। जैसे ही मोल निकल गया तो कितनी मात्रा होगी, तो कितनी मात्रा होगी उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, WCO2 बराबर 1.76 का। क्लियर है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चला जाए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है बेटा, कि 298 केल्विन पर शुद्ध जल का, किसका, शुद्ध जल का वाष्प दाब दे रखा है 23.8 mmHg। शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया हुआ है आपको 23.8 mmHg। तो पूछ रहा है 50 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया, 50 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया घोला जाता है, तो इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब, किसका, जल के वाष्प दाब एवं इसके आपेक्षिक अवनमन का परिकलन कीजिए। दो चीज निकालना है, एक घोले जाने पर जो विलयन में जल का वाष्प दाब होगा वो, और उसके आपेक्षिक अवनमन का मान। तो देखो एक एक करके निकालेंगे, सॉल्यूशन में आ जाओ। सबसे पहले दिया है लिख लेते हैं, या सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम ना। फॉर्मूला आप जानते हो बेटा, P0 माइनस PS बटे में P0 बराबर छोटा वाला W बड़ा वाला M, छोटा वाला M बड़ा वाला W। अब आपको जब प्रश्न पढ़ने के बाद अगर आपको यह समझ में आ गया कि आपको यहां पर किस सूत्र का प्रयोग करना है, तो आप चीजें तो दी रहेंगी, उसको देख के पुट करोगे, रखोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया सूत्र। अच्छा अब यहां देखो दिया है, क्या क्या दिया है वो हम लोग लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है, तो पहले तो दिया है कि शुद्ध जल का वाष्प दाब यानी P0 दे रखा है कितना, 23.8 mmHg। उसके बाद क्या रखा है, 50 ग्राम जल में, 50 ग्राम जल में मतलब W बड़ा वाला W कितना दे रखा है, 50 ग्राम, और बड़ा वाला W है क्या, H2O है, तो यहां बड़ा वाला M जो होगा यानी H2O के लिए वो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा जल के लिए। और क्या दे रखा है, छोटा वाला W यानी यूरिया, छोटा वाला W यूरिया दिया ना, हाँ, यानी यूरिया की कितनी मात्रा है, 50 ग्राम। यूरिया की भी कितनी मात्रा है, 50 ग्राम। तो छोटे वाले M का मान निकाल लेते हैं हम लोग ना, यूरिया का मान निकाल लेंगे, फार्मूला दे दिया तो प्लस पॉइंट है। ये देखो ये फार्मूला दिया हुआ है, यहां से मान निकाल लिया हमने, NH2CO ये यूरिया का फार्मूला है। तो अब यहां देखो 1 2 N है, तो 14 दूनी 28 प्लस, अब जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस रहेगी उतना जल्दी आप कर लोगे। अगर आपको पहले से यूरिया का मान याद है तो ये रफ पे करने की भी जरूरत नहीं होगी, आप सीधे M बराबर लिख दोगे। ठीक है, तो 28 देखो 2 2 4 हाइड्रोजन है, तो इसकी वजह से 4, कार्बन की वजह से 12 और इसकी वजह से 16।
तो 28 4 12 16 जोड़ दो कितना हो रहा है, देखो 16 4 20 और 12 और 28 हो गया 40, 20 और 40 हो गया 60। तो हमको मान मिला किसका, एम यूरिया का मान मिल गया 60 ग्राम। एम यूरिया का मान कितना मिल गया 60 ग्राम। तो अब इस फॉर्मूले के आधार पर हमारे पास सारे मान हो गए। तो सबसे पहली चीज क्या निकालनी थी, सबसे पहली चीज निकालनी थी जल का वाष्प दाब उस विलयन के लिए, यानी पीएस का मान। इसमें निकालना क्या है, तो ये सब दिया है और निकालना है आपको पीएस बराबर क्वेश्चन मार्क। ये आपको निकाल के दिखाना है कि पीएस कितना आएगा, ये आपको निकालना था। तो अब यहां देखो सारी चीजें दी हुई हैं, सारा मान रख देते हैं हम लोग इस फॉर्मूले में। जैसे ही हम सारा मान रखेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, पी नॉट का मान कितना रखना है 23.8, 23.8 माइनस पीएस बटे में 23.8 बराबर छोटा वाला डब्ल्यू देखो कितना है, यूरिया के लिए 50 और एम बड़ा वाला एम कितना दिया बेटा 18 बटे में छोटा वाला एम कितना है 60 और बड़ा वाला एम कितना है, सॉरी बड़ा वाला डब्ल्यू कितना है तो 50। ये अब इसको देखो, ये 50 से 50 ये सीधे कट गया, 6 से 3 बार में 18 कटेगा, 10 बार में ये कट जाएगा। यानी जब हम इसको हल कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहां देखो क्या मिलेगा 23.8 माइनस पीएस बटे में 23.8 बराबर, ये 50 से 50 काट दिए, देखो ये 50 से 50 कट गया, 6 से 10 बार में 6 से 3 बार में डायरेक्ट काट दिया, 3/10, 3/10 को हम क्या लिखेंगे 0.3, 3/10 आएगा 0.3। तो अब पीएस निकालना है, तो यहां से देखो पीएस बराबर क्या हो जाएगा, पीएस बराबर ऐसे नहीं, पहले ये कर लो 23.8 माइनस पीएस बराबर हो गया 0.3 गुणे 23.8, 3 का गुणा कर दो। तो जब 3 का गुणा करो बेटा तो 8 3 के 24 को 4 हाथ लगा 2, 3 3 के 9 2 11 को 1 हाथ लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 1 और 1 दो प्लेस पे दशमलव लगा देना है। सही है ना, कुछ गड़बड़ नहीं ना। 8 3 के 24 को 4 हाथ लगा 2, 3 3 के 9 2 11 को 1 हाथ लगा 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, 1 और 1 दो प्लेस पे दशमलव है तो दो प्लेस पे दशमलव लग गया, यानी 7.14 किसके बराबर आया, ये मान आपका बराबर आया, ये मान आपका बराबर आया 23.8 माइनस पीएस के। तो हमको अब पीएस का मान चाहिए, तो पीएस उधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, तो पीएस बराबर क्या हो जाएगा, पीएस बराबर हो जाएगा 23.8 माइनस 7.14, और इसको माइनस जैसे ही करेंगे तो पीएस का मान हमको मिल जाएगा। और कितना मिलेगा, तो 10 में से 4 गया 6, 7 में से 1 गया 6.13, 13 में से 7 गया 6 और 1, 16.66। पीएस कितना आ जाएगा 16.66 क्या mmHg, 16.66 mmHg। कहां से आएगा 16.66, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो जो पहला बोला था जल का सॉरी जल का वाष्प दाब बताइए, तो वो कितना आ जाएगा बेटा 16.66। क्या किया आपने, कुछ नहीं, जो जो चीजें प्रश्न में दी हुई थी वो पहले आपने लिख लिया, फॉर्मूला आपने याद कर लिया, फॉर्मूले पे वैल्यू पुट किया और वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व किया, यहां से आपको पीएस मिल गया। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है कि आपेक्षिक अवनमन का भी परिकलन कीजिए कि आपेक्षिक अवनमन कितना आएगा। तो आपेक्षिक अवनमन यही होता है ना, पी नॉट माइनस पीएस अपॉन में पी नॉट। तो जो पीएस का मान आया है वो रखेंगे, बटे में पी नॉट कर देंगे, भाग दे देंगे, जो आएगा वो उसका क्या हो जाएगा आपेक्षिक अवनमन। यानी क्या पूछा था, देखो फिर से आपेक्षिक अवनमन पूछ रहा है, तो कितना है 16.66 और ये कितना है 23.8।
ठीक है, तो जो दूसरा प्रश्न इसी में पूछा है आपका, तो आपेक्षिक अवनमन बराबर बेटा आपेक्षिक अवनमन बराबर आपका क्या हो जाता है, पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट, और दोनों का मान आपके पास है। पी नॉट आपका 23.8 और ये आया है 16.66। 23.8 माइनस 16.66 बटे में पी नॉट यानी 23.8। हल कर लो इसको, तो 23.8 में से 16.66 माइनस कर दो, कितना आएगा करके देख लेते हैं अलग से। 7 समथिंग वही आएगा जो आपका था। तो देखो 23.8 माइनस 16.66 ना, तो 16.66, 10 में से 6 गया 4, 1 दशमलव 13, 13 में 7 गया 7, 6 13, 7.14, यानी ये कितना आ गया बेटा 7.14 बटे में 23.8, 7.14 बटे में 23.8 डिवाइड करिए, जो आएगा वो आपका आंसर। तो 7.14 में देखो एक एक पॉइंट में आपको समझा दे रहा हूं। 7.14 में क्या कर ले 23.8 से गुणा, तो पहले दशमलव वाला सीन खत्म कर ले, तो ये कितना हो जाएगा 7 1 4, ये हो जाएगा 2380, 7 1 4, ये हो जाएगा 2380, 2380 से 7 1 4 में। तो सिंपल सी बात है, पहले दशमलव लगाना होगा, 0 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 0 8 दूनी 16, 6 हाथ लगा 1, 3 दूनी 6, 1 7, 2 दूनी 4, 0 14 में से 6 गया 8, 10 में से 7 गया 3 6 2। अरे 3 बार में पूरा कट जाएगा लग रहा है। 3 बार ले जाओ बेटा, 3 बार ले जाएंगे अगर, तो 3 दूनी 3 का 0, 8 3 के 24, 4 हाथ लगा 2, 8 3 के 24, 4 हाथ लगा 2, 3 3 के 9 2 11 के 1 हाथ लगाए, 3 दूनी 6 और 1 7। तो इसको जब हल करेंगे तो आपेक्षिक अवनमन हमारा कितना आ गया 0.3। आपेक्षिक अवनमन बराबर कितना आ गया 0.3। आपेक्षिक अवनमन, तो आपेक्षिक अवनमन हमने निकाल लिया, कितना आ गया बेटा 0.3। एक बार रिप्लाई करिएगा सभी कि किसी को कोई डाउट। किसी को कोई डाउट नहीं यहाँ पे? ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। बस जो मान दिया है उस मान के आधार पर हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर ये रहा कि 750 mm Hg 750 mm Hg दाब पर जो जल का क्वथनांक है वो कितना है 99.63 डिग्री सेल्सियस है। 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए, कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि इसका जो क्वथनांक है वो कितना हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथन हो।
मतलब 99.63 से बढ़कर कितना हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। कब? जब 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिला दिया जाए तो। केबी का मान दिया है, बहुत ही सिंपल तरीका बेटा सॉल्यूशन। मैंने बोला क्या करना है आपको, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है तो आसान है, नहीं तो कठिन है। क्वेश्चन देख लिया क्या क्या दिया है, फॉर्मूला मुझे पता हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीबी बराबर केबी और मोललता। तो मोललता बराबर क्या होता है, छोटा वाला डब्लू गुणे 1000 बटे में छोटा वाला एम इंटू बड़ा वाला डब्लू, ये फॉर्मूला होता है। केबी दे रखा है, डेल्टा टीबी निकाल लेंगे हम लोग, बाकी छोटा डब्लू पूछ ही रहा है। छोटा डब्लू आपसे क्या हो रहा है, पूछ रहा है। क्लियर है? हाँ, यहां पे देखो सबसे बड़ी बात, सुक्रोज का फॉर्मूला आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करो। सुक्रोज का फॉर्मूला कितने लोगों को मालूम है? जितने लोग, क्योंकि जब तक सुक्रोज का फॉर्मूला नहीं मालूम रहेगा आप उसका अणुभार नहीं निकाल पाओगे। तो जल्दी से सुक्रोज का फॉर्मूला आप लोग कमेंट करिए जितने बच्चे देख रहे हैं, तब तक मैं बाकी स्टेटमेंट है इसको आगे करता हूं, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। दिया है क्या क्या दिया है, तो देखो क्या क्या दिया है आपको। जल का क्वथनांक यानी P0 दे रखा है कितना, अच्छा सॉरी टेम्परेचर में T0 दे रखा है 99.63। TS बोल रहा है कि 100 हो जाना चाहिए डिग्री सेल्सियस। TS बोल रहा है कि 100 हो जाना चाहिए, और बड़ा वाला W दे रखा है 500 ml। केबी का मान दे रखा है आपका कितना, 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और एम किसके लिए निकालना है, सुक्रोज के लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ये सुक्रोज का फॉर्मूला होता है। तो एम सुक्रोज के लिए क्या हो जाएगा, तो आप निकाल लो। देखो क्या हो गया फॉर्मूला, C12H22O11। तो 12 कार्बन का 12 होता है, 12 गुणे 12 प्लस 22 प्लस 16 गुणे 11, तो 12 गुणे 12 हो गया आपका 144 प्लस 22 और 16 एकम 16 को 6 हाथ लगाए, 16 एक 17, 176। ठीक, अब इसको आपस में जोड़ दो, 6 2 8 4 12 को 2 हाथ लगा 1, 7 2 9 4 13 1 14 4 हाथ लगा 1 1 1 2 और 1 3, 342। यानी m कितना आ गया, 342। निकालना क्या है, W किसका, C12H22O11 का कितना होगा। अब फॉर्मूले पे रखो, सारी चीजें आ जाएंगी। देखो जैसे ही दिया है आपको क्लियर हुआ, फिर यहां से सारी चीजें आपको अपने आप आ जाएगी। डेल्टा टीबी कैसे निकालेंगे, TS माइनस T0। डेल्टा टीबी बराबर हो जाता है TS माइनस T0 बराबर KB, छोटा वाला W 1000 बटे में M, बड़ा वाला W। अब TS माइनस T0 यानी अब वैल्यू पुट करते हैं, 100 माइनस 99.63 बराबर केबी का मान दे रखा है 0.52, डब्ल्यू निकालना है तो उतना ही रखते हैं, गुणे 1000 बटे में एम कितना आया 342 गुणे बड़ा वाला डब्ल्यू आपको दे रखा है 500। ठीक, अब सॉल्व कर ले तो 100 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 7 और 9 में से 6 गया 3, 0.37 बराबर ये 500 से 1000 दो बार में काट दिया,
देखो 500 से 1000 दो बार में और 2 से इसको काटा तो कितना हो जाएगा 0.52 गुणे W बटे में 2 1 कम 2 2 7 14 2 1 कम 2। अब W निकालना है हमको, तो W बराबर कितना हो जाएगा 0.37 गुणे 171 बटे में 0.52। दो प्लेस का दशमलव दो प्लेस के दशमलव से कट जाएगा, यानी क्या मिलेगा हमको W बराबर 37। W बराबर ध्यान देखिए, W बराबर क्या होगा 37 गुणे 171 बटे में 52। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको क्या करें सॉल्व कर लें। तो किससे काटा जाए, सीधे देखो मैं सीधे 52 से 171 काट देता हूं। 52 से सीधे 171 काट दिया जाए, 3 बार चला जाएगा, 3 दूनी 6 5 3 15, 11 में से 6 गया 5, 6 में से गया ये 15, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा। 150 ज्यादा हो जा रहा है, 2 बार जाएगा, 2 बार ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 104, 6 बचा 4 46 हो गया, 460 हो गया। अब कितनी बार जाएगा 9 बार, 5 9 45 9 दूनी 18, ज्यादा हो जाएगा 8 बार जाएगा। 8 दूनी 16 को 6 हाथ लगा 1, 8 5 40 और 1 41, 4 5 में से 1 गया 4 44, यानी 3.28। इसको सॉल्व कर लिया, कितना आ गया 3.28 और यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ W बराबर कितना आ गया 3.28। तो कितने सुक्रोज की जरूरत होगी, तो 3.28 ग्राम। W बराबर आ गया 3.28 ग्राम सुक्रोज की आवश्यकता होगी। कब, जब तापमान को 99.63 से बढ़ाकर 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना होगा, तब कितने के लिए 500 ग्राम जल का। अगर आपको 500 ग्राम जल का तापमान 99.63 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है, तो उसमें आपको कितना सुक्रोज यानी कितनी चीनी मिलानी होगी, तो 3.28 ग्राम चीनी आप मिला दो और उसका तापमान बढ़ जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और जितने बच्चे देख रहे हैं बेटा, एक बार सभी के सभी सेशन को शेयर और लाइक कर दो। जितने बच्चे देख रहे हैं सभी के सभी एक बार सेशन को शेयर और लाइक कर दो। ठीक है, कुछ गड़बड़ लग नहीं रहा है। आंसर एक बार बताइए, जो डिवाइड करने पे आंसर सही आया है। मुझे आंसर थोड़ा सा अलग लग रहा है। कैलकुलेशन में 37 इंटू 171 डिवाइडेड बाई 52। हाँ, यहाँ पे देखो एक गड़बड़ अभी हुई है, वही हम बोले कि आंसर कहाँ का। अभी हमने खाली क्या किया बेटा, 52 से 171 काटा था तो 3.28 आया था ना।
क्या किया था, 52 से जब हम लोगों ने 171 काटा था तो 3.28 आया था। और इसमें अभी हमको क्या करना है, 37 से गुणा करना तो बाकी रह गया ना, 37 से गुणा करना बाकी रह गया। तो जैसे ही आप 37 से गुणा कर दोगे तो W का मान आ जाएगा। W बराबर कितना आ जाएगा, गुणा कर लीजिए 3.28 में 37 का, 3.28 में 37 से गुणा करिए, 7 और 56 को 6 हाथ लगा 5, 7 दूनी 14, 5 19 को 9 हाथ लगा 1, 7 3 21 और 1 22, 8 3 के 24 को 4 हाथ लगा 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 3 के 9 6, 9 4 13 3 हाथ लगा 1, 8 2 10 और 1 11 के हाथ लगा 1, 9 2 11 और 1 12, 121.36। थोड़ा सा बेटा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 121.36 ग्राम की जरूरत होगी। कितने की जरूरत होगी, 121.36 ग्राम। यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ था कि हम लोगों ने खाली ये जो इससे इसको कट किया था 52 से 171 को, खाली मैं उसी पे आंसर कर दिया था। बट इसमें जब हम 37 से गुणा कर देंगे तो हमारा असली आंसर आएगा, जो कितना होगा 121.36 ग्राम। क्लियर है, किसी को कोई डाउट, जितने बच्चे देख रहे हैं सभी, किसी को कोई डाउट नहीं? चल तब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा बेटा हमारे सामने हमारे स्क्रीन पर कि एस्कर्बिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है बेटा C6H8O6, फॉर्मूला क्या होता है C6H8O6 विटामिन सी में, के उस द्रव्यमान की उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर उसका हिमांक 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाए। हिमांक में कमी आ जाए तो फॉर्मूला आप जानते हो, हिमांक में कमी की बात कर रहा है, यानी यहां पे TF, डेल्टा TF बराबर क्या हो गया, KF इंटू M, M के लिए W, M इंटू W। जो दिया है वो लिख लेंगे, दिया है क्या क्या दिया है बेटा, डेल्टा TF का मान पहले दे दिया है, वही तो लिख लेते हैं। डेल्टा TF दे रखा है 1.5 डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन, बात एक ही हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं 1.5 केल्विन। केल्विन में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो K का मान दिया है वो केल्विन में दिया हुआ है। तो KF आपका दे रखा है 3.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, और 75 ग्राम, बड़ा वाला W दे रखा है आपका 75 ग्राम। M निकाल लेंगे, एस्कर्बिक के लिए C6H8O6 है, तो C6H8O6 12 छक 72 प्लस 8 प्लस 16 बटे 96, 16 छका 96, तो 80 प्लस 96, ये 96 हो जाएगा ना बेटा, 16 गुणे 6 36 लगा 3 6 कम, ठीक है 96, तो जोड़ दें 6 8 8 16 17 176, तो M आ गया आपका 176, और W निकालना है किसके लिए, C6H8O6 के लिए W आपको इस प्रश्न में निकालना है। सारा मान दिया है, जैसे अभी वाला प्रश्न था वैसे ये भी सॉल्व होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसमें प्लस पॉइंट है कि डेल्टा TF दिया हुआ है, तो इसमें हम W निकालना है, W को एक तरफ कर लिए, तो W बराबर क्या हो जाएगा बेटा, देखो W एक तरफ रखेंगे तो सारी चीजें इधर जाएंगी, तो डेल्टा TF
इंटू एम इंटू बड़ा वाला डब्लू बटे में के एफ इंटू छोटा वाला डब्लू इंटू 1000। इसी फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं या इसके पहले जैसे सॉल्व किया था वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, आपके ऊपर है। बाकी सारी वैल्यू दी है रख दो। डेल्टा टीएफ 1.5 एम 176 गुणे बड़ा वाला डब्लू दिया है 75, के एफ दे रखा है 3.9 गुणे, कुछ तो गड़बड़ हो गया क्या, डेल्टा टीएफ निकालना था, सॉरी डब्लू निकालना था, तो एम डब्लू के एफ, अच्छा ये तो इधर जाएगा ना, ये हट जाएगा, ये के एफ इतना, ये आपका 1000। अब इसी को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो देखो यहाँ एक प्लेस पे दशमलव है, यहाँ पे तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा आपका, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा आपके पास 15 गुणे 176 गुणे 75 बटे में 39 गुणे 1000। तो 3 पचे 15 और 13 बार में 39 कट जाएगा, 5 से 1000 को काट दिया 200 बार में, उसके बाद 75 है और इसको काट दो 25 से 8 बार में और ये 3 बार में, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं। W बराबर 176 गुणे 3 बटे में 13 गुणे 8, ठीक। और 176 को 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कट गया। अब 66 बटे में 13, अब 66 बटे में 13 हो गया, भाग दे तो जो आ जाएगा वो W हो जाएगा। तो W बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, 66 में भाग दे तो बेटा 13 से, 4 बार में 4 3 12 2 हाथ लगा 1, 52, 13 चौके 52, कितना बचा 4 1 14 बचा, 5 बार चला जाएगा, सॉरी 13 बचे 65, सीधे काट दो, 13 बचे 65, 5 दशमलव 1 बचा, दशमलव लगाए 10 नहीं जाएगा 0, फिर 0 हो गया। अब 8 बार 7 बार, 7 बार ले जाओ, 13 7 91, तो 5.07। तो यहाँ W बराबर कितना आ जाएगा बेटा 5.07 ग्राम, कितना आ जाएगा 5.07 ग्राम। तो कितनी मात्रा W की मिलानी होगी 5.07 ग्राम। मिलाते ही किसका, एस्कर्बिक अम्ल का, जैसे ही आप 5.07 ग्राम मिलाओगे किसमें 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में, तो उसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस की क्या आ जाएगी बेटा, कमी आ जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां पे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। ये प्रश्न आपके लिए देखो होमवर्क है, एक प्रश्न आपको होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं, इसको करके आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, कि इसका आंसर कितना आया। 9 प्रश्न में, सॉरी 9 में, 1 में आपका 3 था, यानी टोटल लगभग आपके 12-13 प्रश्न हुए हैं इस वीडियो में, जिसमें आपको 2 होमवर्क दिए गए हैं, बाकी सारे मैंने सॉल्व कराए। तो जो 2 होमवर्क हैं उसका कमेंट आप लोग करोगे एक बार कि सर उसका आंसर कितना आया, और जिनसे सॉल्व नहीं हो रहा होगा वो ये भी बता देंगे कि सर ये वाला प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ है, तो उसको फिर आगे के किसी वीडियो में उसको भी सॉल्व करा दिया जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से नहीं जुड़े हुए हैं, जो बच्चे अभी तक बेटा टॉप 100 बैच से नहीं जुड़े हुए हैं, वो जल्द से जल्द जुड़ जाएं, जिनकी मात्र फीस आपकी कितनी है बेटा 1499 रुपए। फीस कितनी है 1499 रुपए, और इस 1499 रुपए को पेड करते ही आप टॉप 100 बैच से जोड़ दिया जाएगा, जिसमें आपको लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट, नोट्स,
लास्ट ईयर के पेपर, संडे टेस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सारी चीजें बताई जाएंगी। जुड़ना कैसे है तो आप सभी जानते हो, क्या करना है आपको, डाउनलोड करना है शुभम क्लासेस का प्ले स्टोर से जाके शुभम क्लासेस ऐप, और ऐप में जाके क्लास 12th वाले बैच को ज्वाइन करोगे और वहां से आप पेमेंट कर सकते हो। अगर ऐप से पेमेंट करने में जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है वो नीचे जो आपके ये 2 नंबर हैं, इन 2 नंबर पे भी आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हो, ठीक है। तो जितने बच्चे देख रहे हैं बेटा, जो जुड़े हुए हैं वो तो ठीक है, और जो नहीं जुड़े हुए हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाएं। और आज के लिए हम लोग बेटा इतना ही रखेंगे, इसके बाद अगली क्लास में बात होगी। थैंक यू।